हम सब के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में कोई बहुत ही शानदार विचार आता है। उस वक्त वो विचार एकदम साफ लगता है, जैसे दिमाग में कोई 4K रेजोल्यूशन वाली बेहतरीन फिल्म चल रही हो। हाँ बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि बस ये बात सामने वाले को बता दी जाए ना, तो बस दुनिया बदल जाएगी। वही तो। लेकिन जब उसी विचार को शब्दों में ढालकर किसी और को समझाने की बारी आती है, तो वो किसी धुंधले या कह लें टूटे हुए पिक्सल वाले वीडियो की तरह बाहर निकलता है। दिमाग की वो शानदार फिल्म जुबान तक आते आते एक उलझी हुई कहानी बन जाती है। और यहीं पर सबसे ज्यादा निराशा पैदा होती है। देखिए, ये सिर्फ भाषा की कमी नहीं है, बल्कि ये वो गहरी खाई है जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस और हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के बीच होती है। सही कह रही हैं आप। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है, मतलब एक्सप्लेनेशन, यानी किसी बात को स्पष्ट रूप से समझाना और ये पक्का करना कि सामने वाला उसे उसी सटीकता के साथ समझे। एकदम सही। विचार को पैदा करना एक अलग विज्ञान है और उसे किसी दूसरे के दिमाग में हूबहू उतारना एकदम अलग कला है। तो ये समझने के लिए कि हमारे दिमाग की 4K फिल्म शब्दों में क्यों टूट जाती है, आज हम दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हासिल रहे हैं। पहला है द आर्किटेक्चर ऑफ हाई फिडेलिटी कम्युनिकेशन पर किया गया एक बहुत ही गहन रिसर्च, जो हमें ये बताता है कि विचार भेजने वाले के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। हाँ, और दूसरा स्रोत है ए खटाना की जेनेआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी का लर्न टू लर्न सिस्टम। ये सिस्टम समझाता है कि विचार सुनने वाला उसे पक्के ज्ञान में कैसे बदलता है। इन दोनों स्रोतों को एक साथ देखने पर ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हम अक्सर बोलने और सीखने को दो अलग अलग चीजें मान लेते हैं। हाँ, जो कि गलती है। बिल्कुल। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उससे ग्रहण करने वाला सही तरीके से प्रोसेस ना करे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये चर्चा ना हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई ऑफिस की मीटिंग में अपनी नई स्ट्रैटेजी रख रहा हो, कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा हो, या कोई इंसान घर पर ही कोई जटिल रिपोर्ट समझने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, जानकारी को बिना किसी नुकसान के ट्रांसफर करने का ये तरीका हर जगह लागू होता है। तो शुरुआत करते हैं विचार के जन्म से। द आर्किटेक्चर ऑफ हाई फिडेलिटी कम्युनिकेशन के अनुसार हमें ना कम्युनिकेशन को सिर्फ बातचीत मानना बंद करना होगा। अच्छा, तो फिर ये है क्या? रिसर्च इसे एक कॉग्निटिव सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम देती है। मतलब जब दिमाग में कोई नया आइडिया आता है तो वो रॉ कॉग्निटिव एनर्जी के रूप में होता है। ये एक कच्चा और एकदम शुद्ध सिग्नल है, इसमें बहुत ताकत होती है। एक सेकंड, लेकिन अगर ये सिग्नल इतना शुद्ध और ताकतवर है तो ये सीधे सीधे बाहर क्यों नहीं आ पाता? बोलते समय ये इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो किसी भी विचार को अकेला नहीं छोड़ता। जब ये कच्चा विचार दिमाग से बाहर यानी शब्दों के रूप में आने की कोशिश करता है, तो ये इंसान के अपने ही इंटरनल नॉइज या कहें अंदरूनी रुकावटों से टकराता है। ये अंदरूनी रुकावट असल में है क्या चीज? क्या ये घबराहट या कॉन्फिडेंस की कमी है? सिर्फ घबराहट नहीं है, इसमें इंसान की भावनाएं, उसका पिछला अनुभव, उसके अपने पूर्वाग्रह और यहाँ तक कि उस विषय से जुड़ी उसकी अपनी धारणाएं भी शामिल होती हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएं। मान लीजिए कोई इंजीनियर एक नए सॉफ्टवेयर फीचर के बारे में सोच रहा है। उसके दिमाग में वो फीचर एकदम साफ है क्योंकि वो उसकी कोडिंग जानता है। राइट, क्योंकि उसने खुद बनाया है उसे। हाँ, लेकिन जब वो उसे समझाने चलता है तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि सुनने वाले को भी कोडिंग की बेसिक समझ तो होगी ही। ये मान लेना ही वो अंदरूनी शोर है जो उस शुद्ध सिग्नल के साथ मिलकर उसे विकृत कर देता है। तो एक तरह से हम अपने ही विचारों में अनजाने में इतनी मिलावट कर देते हैं कि सामने वाले तक सिर्फ उलझन पहुंचती है। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम हमेशा मानते आए हैं कि स्ट्रक्चर या कोई भी बातचीत का ढांचा सिर्फ विचारों को सजाने का एक तरीका है। हाँ, पैकेजिंग की तरह। पर रिसर्च साबित करती है कि ढांचा सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये असल में वो फिल्टर है जो विचार को अस्तित्व देता है। बिना किसी कड़े ढांचे के कोई भी विचार सिर्फ दिमाग के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है। मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। क्या बहुत ज्यादा कड़े नियमों या रिजिड स्ट्रक्चरल फिल्टर्स में बनने से बातचीत की जो एक स्वाभाविकता है, जो एक फ्लो है, वो खत्म नहीं हो जाएगा? ये सवाल आना लाजमी है। इसे ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए किसी को कांच की कोई बहुत ही सुंदर और नाजुक मूर्ति
एक शहर से दूसरे शहर भेजनी है। अब वो मूर्ति अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बहुत नाजुक भी। हाँ, लेकिन जब उसे कुरियर से भेजा जाता है तो उसे एक बहुत ही मजबूत भद्दे से गत्ते के डिब्बे में पैक करना पड़ता है। अंदर खूब सारे बबल रैप और थर्माकोल लगाने पड़ते हैं। बाहर से देखने पर वो डिब्बा बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता। सही कह रहे हैं। तो क्या कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर लाने से भी हमारे विचार ऐसे ही भद्दे डिब्बे में बंद नहीं हो जाते? ये गत्ते के डिब्बे वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है, लेकिन जरा सोचिए, उस डिब्बे का काम उस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका काम ये सुनिश्चित करना है कि मूर्ति जिस रूप में यहाँ से चली है, बिल्कुल उसी रूप में बिना एक भी खरोंच के पहुंचने वाले के हाथों में जाए। अच्छा, तो सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर हम उसे बिना डिब्बे के भेजेंगे तो वो रास्ते में टूट ही जाएगी। कम्युनिकेशन में भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई विचार भेजा जाता है तो लक्ष्य हाई फिडेलिटी रेप्लिकेशन हासिल करना होता है, यानी विचार हूबहू सामने वाले के दिमाग में उतर जाए। एकदम सही। और इसके लिए हमें अपने विचारों को उस गत्ते के डिब्बे की तरह ही एक माइक्रो नीश मैकेनिज्म मैप में पैक करना पड़ता है। तो ये कुरियर की पैकिंग असल में की कैसे जाती है? हम अपने विचारों को सुरक्षित कैसे पैक कर सकते हैं? इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल मॉड्यूलेशन। इसका मतलब है अपने उन कच्चे उड़ते हुए विचारों को एक तय टेम्पलेट में ढालना। जैसे कि प्रेप फ्रेमवर्क, यानी पहले अपना पॉइंट बताएं, फिर उसका रीजन या कारण दे, फिर एक एग्जाम्पल दे और आखिर में वापस अपने पॉइंट पर आएं। इसका फायदा यह है कि सामने वाले के दिमाग को ये सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती कि बात किस दिशा में जा रही है। उसे पहले से पता होता है कि अब कारण आएगा और फिर उदाहरण। बिल्कुल, और इससे सुनने वाले का कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ काफी कम हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो है लिंग्विस्टिक कंप्रेशन। ये क्या होता है? ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसका मतलब है भाषा को इस हद तक सरल बनाना कि उसमें कोई फालतू भारी शब्द ना हो। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशनल सेटिंग में, मान लीजिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के सामने, बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करता है, तो क्या वो थोड़ा बचकाना या अनुभवहीन नहीं लगेगा? ये डर बहुत आम है। हाँ, क्या भारी शब्दों को हटाने से बात का वजन कम नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। रिसर्च बताती है कि भारी भरकम शब्द या जार्गन बात का वजन नहीं बढ़ाते, बल्कि वे सुनने वाले की बैंडविड्थ को चोक कर देते हैं। वो कैसे? जब कोई बहुत तकनीकी शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में एक ट्रांसलेशन गैप पैदा होता है। उसका दिमाग उस शब्द का अर्थ डिकोड करने में लग जाता है। और तब तक आप बातचीत में 3 लाइनें आगे बढ़ चुके होते हैं। वो व्यक्ति पीछे छूट जाता है। बिल्कुल, यानी वो आपके शब्दों को ट्रांसलेट कर रहा है और असली विचार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। बाप रे, ये तो बहुत नुकसानदायक है। और यहीं से विफलता का वो बिंदु आता है जिसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो कोलैप्स कहा गया है। ये तब होता है जब लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए फोटोसिंथेटिक शब्दावली का इस्तेमाल करने लगते हैं। एक सेकंड, फोटोसिंथेटिक शब्दावली? जैसे पेड़ पौधों में धूप से खाना बनाने वाला फोटोसिंथेसिस होता है। शब्दों का इससे क्या लेना देना? ये रिसर्च का एक बहुत ही शानदार रूपक है। देखिए, जैसे पेड़ों के पत्ते बाहर से बहुत बड़े, चौड़े और हरे दिखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धूप खींच सके। हाँ, देखने में अच्छे लगते हैं। बाहर से वे बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खाएं तो उनमें इंसानों के लिए कोई खास पोषण नहीं होता। ठीक वैसे ही कुछ लोग बातचीत में ऐसे बड़े बड़े दिखावटी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बाहरी चमक दमक के लिए, ताकि बोलने वाला समझदार दिखे। सही पकड़े। लेकिन सुनने वाले के लिए उन शब्दों में कोई पोषण या असली जानकारी नहीं होती। इन शब्दों के इस्तेमाल से सिर्फ शोर बढ़ता है, सिग्नल नहीं। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब हमें उन पत्तों को हटाकर सीधा फल देना है, और इस सिग्नल को सामने वाले तक पूरी ताकत से पहुंचाने के लिए तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। एक बार जब आपने जानकारी को स्ट्रक्चर कर लिया और फालतू शब्द हटा दिए, तब बारी आती है उसे डिलीवर करने की। इसमें क्या शामिल है? ये आपकी आवाज का उतार चढ़ाव है, आई कांटेक्ट है, और सबसे जरूरी पॉज या रुक रुक कर बोलना है। जब कोई बोलते समय सही जगह पर रुकता है तो वो सामने वाले के दिमाग को उस जानकारी को सेव करने का समय देता है। हाँ, बिल्कुल, इंटरनेट के डेटा पैकेट्स की तरह। क्या मतलब? जब इंटरनेट पर डेटा भेजा जाता है तो उसके साथ एक चेकसम लगा होता है ताकि जानकारी बीच में खो ना जाए। या फिर आजकल जो AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है ना, उसमें अगर हम किसी AI मॉडल को कोई जटिल काम देते हैं तो हम उसे
थिंक स्टेप बाय स्टेप का निर्देश देते हैं। हाँ, ताकि वो गलती ना करे। बिल्कुल, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एआई का प्रोसेसर भटके नहीं और हैलुसिनेट ना करे। ये एकदम सही समानता है। इंसानी दिमाग भी एक प्रोसेसर ही है। अगर उसे बिना स्ट्रक्चर के डेटा देंगे तो वो भी हेलुसिनेट करेगा या गलत मतलब निकाल लेगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि विचार भेजने वाला उस गत्ते के डिब्बे को पैक कैसे करता है। हाँ, सेंडर का काम पूरा हो गया। लेकिन मान लीजिए कि वो बेहतरीन तरीके से पैक किया हुआ कुरियर बॉक्स सामने वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। अब अगर सुनने वाले को ये नहीं पता कि उस डिब्बे को खोलना कैसे है या उसे गलत तरीके से फाड़ देता है, तो अंदर की मूर्ति तब भी टूट सकती है ना? बिल्कुल टूट सकती है। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब एक साफ सिग्नल ग्रहण करने वाले तक पहुंचता है तो वो उसे एक स्थायी ज्ञान में कैसे बदलता है। इसके लिए हमें एक कटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम को समझना होगा। हाँ, ये सिस्टम इस पूरी धारणा को बदल देता है कि सीखना एक पैसिव या निष्क्रिय काम है। पैसिव काम से मतलब है जैसे हम कोई किताब खोलकर घंटों बस पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें सब याद हो रहा है। हाँ, क्योंकि पैसिव रीडिंग बहुत आरामदायक होती है। इसमें दिमाग को कोई चुनौती नहीं मिलती। लेकिन लर्न टू लर्न सिस्टम बताता है कि सीखना एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर है। यानी ये कोई एक तरफा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चलने वाला लूप है जिसके 5 हिस्से हैं। लर्न यानी सीखना, टेस्ट यानी परखना, असेस यानी मूल्यांकन करना, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना और प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना। चलिए इस लूप के अंदर झांकते हैं। इसका पहला लेवल फाउंडेशन कहलाता है और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत सिर्फ पढ़ने से नहीं है। तो कैसे होती है? बल्कि नोटबुक, एलएम जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके भारी भरकम जानकारी को एक माइंड मैप में बदलने से होती है। यानी जानकारी को एक विजुअल रूप दिया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इंसानी दिमाग लीनियर या सीधी रेखा में लिखी हुई बातों से ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई इमेजेस और नोट्स को जल्दी समझता है। हाँ, नक्शे की तरह। लेकिन असली जादू माइंड मैप बनाने में नहीं है। असली जादू उसके तुरंत बाद आने वाले बेसलाइन असेसमेंट में है। जैसे ही आपने वो मैप देखा, आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों या एमसीक्यू का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देना होता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? अगर किसी ने अभी तक विषय को गहराई से पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक माइंड मैप देखा है, तो उससे तुरंत टेस्ट लेना तो उसे हतोत्साहित करने वाला काम होगा। इंसान तो फेल हो जाएगा ना। यही तो इस सिस्टम की खूबी है। ये टेस्ट पास या फेल होने के लिए नहीं है, ये दिमाग को प्राइम करने के लिए है। प्राइम करने के लिए? हाँ, जब कोई बिना पूरी तैयारी के टेस्ट देता है और गलत जवाब चुनता है तो उसके दिमाग में एक कॉग्निटिव गैप या जानने की भूख पैदा होती है। दिमाग को यह एहसास होता है कि अरे मुझे ये नहीं आता। अच्छा, तो एक जिज्ञासा जग जाती है। बिल्कुल। और फिर जब वो व्यक्ति असल जानकारी पढ़ता है तो उसका दिमाग चुंबक की तरह उन सही जवाबों को खींच लेता है। क्या बात है। और मैंने पढ़ा था कि इस टेस्ट के नतीजे तय करते हैं कि सीखने वाला किस स्तर पर है। जैसे 0 से 3 सवालों के सही होने पर उसे बिगिनर माना जाता है, 4 से 7 पर इंटरमीडिएट और 8 से 10 पर एडवांस्ड। हाँ, और जो जवाब गलत हो जाते हैं उनका क्या होता है पता है? क्या? उन गलत जवाबों को हवा में नहीं छोड़ा जाता। सिस्टम उन गलतियों को वापस उसी माइंड मैप के उन विशिष्ट नोड से जोड़ देता है जहां से वो जानकारी आई थी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल डॉक्टर की एक्सरे मशीन की तरह काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, अगर शरीर में दर्द है तो पूरी बॉडी का इलाज करने के बजाय एक्सरे बता देता है कि हड्डी ठीक किस जगह से टूटी है। आपको पता चल जाता है कि आपके ज्ञान में दरार कहाँ पर है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और इसी दरार को भरने के लिए लेवल 2 यानी एक्टिव लर्निंग की शुरुआत होती है। इसमें टारगेटेड करेक्शन किया जाता है। टारगेटेड करेक्शन? हाँ, आमतौर पर जब कोई किसी परीक्षा में फेल होता है तो वो पूरी किताब दोबारा पढ़ने बैठ जाता है, जो कि समय की बर्बादी है। सही बात है। लेकिन इस सिस्टम में अगले क्विज केवल उन्हीं कमजोर हिस्सों पर बनाए जाते हैं जिन्हें लेवल 1 में पकड़ा गया था। इन्हें परसिस्टेंट वीक जोन्स कहा जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लगती है। वीडियो गेम कैसे? जैसे जब कोई खिलाड़ी वीडियो गेम में एक नया लेवल पार करने की कोशिश करता है तो उसे अंत में एक बड़े बॉस से लड़ना पड़ता है, जो कि हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पहली बार में खिलाड़ी हार जाता है। स्वाभाविक है। लेकिन गेम उसे बताता है कि वो बॉस के किस वार से हारा। अब खिलाड़ी वापस जाके पूरा गेम शुरू से नहीं खेलता, वो सिर्फ उसे कमजोरी को ठीक करने की ट्रेनिंग लेता है।
यानी टारगेटेड लर्निंग। बिल्कुल। और फिर वो वापस आकर बॉस से लड़ता है। जब तक वो उस कमजोरी को हरा नहीं देता, गेम आगे नहीं बढ़ता। जब वो खिलाड़ी उस बॉस को पूरी तरह हरा देता है तब वो लेवल 3 यानी मास्टरी पर पहुंचता है। मास्टरी में क्या होता है? मास्टरी सिर्फ सवालों के सही जवाब देना नहीं है, ये जानकारी को अपने शब्दों में दोबारा ढालने की क्षमता है। लर्न टू लर्न सिस्टम में इसके लिए सीखी गई जानकारी को एक ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस में लिखना होता है। अच्छा, खुद से लिखना होता है? हाँ, और ये तय किया जाता है कि वो व्यक्ति कितनी स्पीड और कितनी एक्यूरेसी के साथ उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पा रहा है। अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें ना, बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन और लर्निंग के बीच एक बहुत ही गहरा, लगभग जादुई संबंध नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है। अगर हम इसके पीछे की साइंस देखें तो भेजने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों असल में एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या? एक अच्छा वक्ता अपनी बात को साइन पोस्टिंग और एंट्रोपी सेपरेशन यानी फालतू बातों को हटाने के जरिए फिल्टर करता है। हाँ। और ठीक उसी तरह एक अच्छा सीखने वाला भी बाहरी जानकारी को माइंड मैप और क्विज के जरिए फिल्टर और स्ट्रक्चर करता है। दोनों ही जगह सिर्फ एक चीज काम कर रही है, अराजकता या खेओस को हटाकर एक साफ ढांचा बनाना। बिना स्ट्रक्चर के ना तो कोई बात ठीक से समझाई जा सकती है और ना ही कोई बात ठीक से सीखी जा सकती है। एकदम सही। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमने कुछ सुन लिया है तो हमें वो समझ आ गया है, लेकिन बिना टेस्ट किए, बिना उस एक्सरे मशीन से गुजरे, वो सिर्फ एक भ्रम है। इसीलिए जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसे बार बार मापना और लगातार अपनी कमजोरियों पर वार करना ही असली मास्टरी का कुंजी है। जब तक आप किसी चीज को माप नहीं सकते, आप उसे सुधार भी नहीं सकते। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार ये निकलता है कि चाहे हम किसी को कोई नया आइडिया समझा रहे हों या खुद कोई बहुत जटिल विषय सीख रहे हों, ये स्ट्रक्चर्ड लूप और हाई फिडेलिटी कम्युनिकेशन का तरीका एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। बिल्कुल। हमें अपनी बातचीत से फालतू शोर को हटाना होगा, उस फोटोसिंथेटिक भारी शब्दों के मुंह से बचना होगा और अपने ज्ञान को लगातार परखना होगा। और ये बात हमें घुमाकर वापस उसी शुरुआत पर ले आती है जहां से हमने चर्चा शुरू की थी। दिमाग में पैदा होने वाला वो कच्चा विचार। सही कहा आपने। और जाते जाते मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के स्रोत कहते हैं कि बिना एक सही स्ट्रक्चर या ढांचे के कोई भी विचार दिमाग में सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन बनकर रह जाता है। तो जरा सोचिए, हमारे दिमाग के वो सभी बेहतरीन आइडियाज, वो कमाल के विचार जिन्हें हम कभी सही शब्दों में नहीं ढाल पाते, जिन्हें हम कभी किसी को समझा नहीं पाते, क्या वो वाकई में आइडियाज हैं या सिर्फ हमारा एक अधूरा भ्रम? बहुत ही गहरा सवाल है ये। अगर हम किसी चीज को ठीक से समझा ही नहीं सकते, तो क्या हम सच में उसे खुद भी समझते हैं? ये सोचने वाली बात है।